एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला के शिक्षण संस्थान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है सामाजिक विज्ञान और कक्षा 8 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान का दूसरा पाठ हमारा चल रहा है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये चल रहा है और हम रोज बोर्ड पे इसको पढ़ रहे हैं ना। आज हम इसको इस माध्यम से पढ़ेंगे साथ साथ में, क्योंकि कहानी है तो आपको किताब पढ़ेगी। हमने पढ़ लिया पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का अनार, ये पढ़े थे ना सारे, आपने पढ़ लिए होंगे किताब में से। कैसे बंगाल पर कब्जा किया था ये भी पढ़ लिया। व्यापार से युद्धों पर कैसे पहुंचे रॉबर्ट क्लाइव, ये पढ़ लिया। प्लासी का युद्ध पढ़ा था, पढ़ा याद है क्या आपको? प्लासी का युद्ध पढ़ा था। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए सारे युद्ध पढ़ लिए। नवाब पढ़ लिए थे, बक्सर का युद्ध, कंपनी का फैलता शासन, बक्सर की लड़ाई, ये सारे कितने दिन हो गए हमें पढ़ते हुए, पढ़े हैं ना हमने। फिर देखो टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर, ये भी पढ़ लिया। उसके अलावा मराठों से लड़ाई, ये भी पढ़ ली। ये विलय नीति, कल पिछले वीडियो में हमने विलय नीति, सत्तारा ये पढ़ा था ना, सत्तारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सारे, और फिर अवध को भी पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारे संबलपुर के वीर, ये साथ साथ में अब आपको क्या किताबों में चित्र भी मिल जाएगी। अब देखो फिर हमने क्या पढ़ा था, नए शासन की स्थापना, ये भी पढ़ा था ना। काजी, मुफ्ती, महाभियोग, ये सारा पढ़ा था। ये देखो ये उनकी संसद है, यहाँ पे महाभियोग लग रहा है वारेन हेस्टिंग्सन पर। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये धर्मशास्त्र भी पढ़ लिया हमने, कलेक्टर का ओहदा भी पढ़ लिया। कंपनी की फौज यहाँ से पढ़ना है हमें, याद है ना आपको, साथ साथ में पढ़ा होगा आपने। कंपनी की फौज क्या थी, तो कंपनी की फौज में हम क्या पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, देखो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार घोड़े पर चलने वाले जो प्रशिक्षित होते थे उन्हें सवार कहते थे, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। एक तो तीरंदाजी तीर चलाना और एक तलवार चलाना, उन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती थी। सेना में सवारों का दबदबा रहता था, यानी घोड़े पर चलने वालों का ज़्यादा दबदबा था। और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाले पैदल सैनिक, जो पैदल होते ना, पैदल चलते हैं, आपने युद्ध देखा होगा रामायण महाभारत, या आगे आगे घोड़े चलते हैं पीछे सैनिक, जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी, यानी किसान थे, उनके पास हथियार थे। स्थानीय जमींदारों मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सफाई क्या करते थे, मुहैया करवाते थे। अब देखिए 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, यानी जो भारतीय शब्द सिपाही से बने आर्मी कहते थे, वो क्या कहते थे, आर्मी कहते थे। क्या कहते थे, आर्मी, बदलने की। तो 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह से यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़दार बंदूक और मैचलॉक जैसे लेस होते थे, ये बंदूक होती थी। ठीक है, पहले तो तीर कमान भाला ये होते थे, अब धीरे धीरे क्या चलती, ये बंदूकें वाले सिपाही थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और उसकी बदली पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपियन ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। सिपाहियों को यूरोप के जो तरीके थे, प्रशिक्षण था, अभ्यास था, सारा चीज़ें उन्हें सिखाने लगे। किन भारतीयों को? अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा क्या हो गया, नियंत्रित था। ये आप घोड़े पर देख सकते हो, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार। ठीक है, इसका चित्र बनाया था, बंगाल का एक सवार है। कंपनी ने देखो इसके, कंपनी अंग्रेजों वाले कपड़े पहना दिए, उसको तैयार कर दिया। ये देखो शब्द देखो, हम पढ़ के हैं धर्मशास्त्र क्या होता है,
संस्कृत की ऐसी कृति जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। धर्मशास्त्र यानी धर्म के नियम लिखे होते हैं। सवार क्या होता है? जो घुड़सवार होते हैं। मस्केट क्या होता है? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक को क्या कहते हैं? मस्केट। और मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, वो मैचलॉक होता है। अब देखिए, इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाही की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को क्या करते थे? नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य बनाने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनकी सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम 5वां जब अध्याय पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे। अब देखो, कंपनी का सारा कुछ मिला लो के क्या निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। औपनिवेशिक होता है अपनी सरकार हमारे देश में चलाने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गया। आपने सुना है ना, सबसे पहले रेल चली थी, कौन सा इंजन चला था? भाप का इंजन चला था। तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। कौन 6 से 8 महीने, अब 3 हफ्ते लगते थे। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। अब समय कम लगा तो आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 33% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। फिर देखिए अन्यत्र। अब देखो, हमारे भारत में नहीं, इस कंपनी ने दूसरे देशों में भी अत्याचार किए, शासन स्थापित किया। दक्षिणी अफ्रीका में दास व्यापार था। दास व्यापार का मतलब मानव को बेचा जाता था सिर्फ काम करवाने के लिए, उनके बदले सिर्फ उन्हें रोटी दी जाती थी। तो देखो, डच व्यापारी, डच देश है जैसे आज नीदरलैंड है, 17वीं सदी में दक्षिणी अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा, बेचते थे। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। ये देखिए, इतने दास थे। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाले नीलामी का आंखों देखा ब्यूरो क्या किया था, प्रस्तुत किया था। और उसने क्या बताया था? देखो, यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ियां नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए व असंवेदनशील थे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि दास होती थी, अपने बच्चों को अलग बेचा जाता था, माँ को अलग बेचा जाता था, पिता अलग को। तो वो दुखी मन से, ये देखिए आप चित्र देख सकते हैं, इस चित्र में कैसे दासों से काम करवाए जाते हैं। ऐसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और उन्हें बेचा जाता था बंधक बना के। अब देखिए, बात आ जाती है, पूरा पाठ हो चुका है, प्रश्नों की बात आती है। फिर से याद करें, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। जैसे दीवानी, शेर मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नप्पा, सिपाही वारेन हेस्टिंगटन। देखो, दीवानी, भू राजस्व वसूल करने वाला कौन था? दीवानी था। ये सही हो जाएगा। 2 नंबर पे 2 का हो, 1 नंबर पे 2 का। ये
शेर ए मैसूर कौन था? टीपू सुल्तान था। फौजदारी अदालत कौन सी थी? तो फौजदारी अदालत थी। रानी चिन्नेप्पा कौन थी? तो रानी चिन्नेप्पा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिपाही यानी सिपाही कहते थे उनको। और वारेन हाशिंगटन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, उनको याद रख लेना। फिर देखो रेगिस्तान भरो, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किस जंग से शुरू हुई थी? तो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी के जंग से शुरू हुई थी। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। हैदर और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के शासक थे। खालिस्तान भरना, यहाँ मैसूर आएगा, यहाँ प्लासी का युद्ध आएगा। 3 नंबर, डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया? तो डलहौजी ने हड़प या कहें विल्य नीति, यहाँ लिख सकते हो विल्य नीति का सिद्धांत लागू किया। हड़प, विल्य या अधिकरण, तीनों ही शब्द आते हैं। हड़प या अधिकरण। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित थी? दक्षिण भारत में। वहाँ पे दक्षिण भारत या दक्कन के पठार महाराष्ट्र में स्थित थी, ऐसे भी लिख सकते हो। महाराष्ट्र दक्षिण भारत में स्थित है, ऐसे लिखना। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, ऐसे लिखना महाराष्ट्र। ठीक है, क्या लिखोगे? महाराष्ट्र में। सही गलत बताना है। देखो सही और गलत आज इतना पढ़ेंगे, फिर कल प्रश्न पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था। क्या मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हुआ था? नहीं हुआ था, अंग्रेजों के आने से कमजोर हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। भारत के साथ व्यापार करने वाली कंपनियां तो बहुत थी, ये गलत है, लेकिन भारत पर अधिकार करने वाली एकमात्र कंपनी थी। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, तो ये सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए थे। बदलाव किए थे, ध्यान रखना, गलत है। बहुत सारे बदलाव इन्होंने किए थे, क्योंकि जहाँ राजा था खुद की सत्ता आ गई थी। सही और गलत ये देखना है। अब ये प्रश्न आगे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? ये प्रश्न अपने कल के वीडियो में आपको मैं पूरे निशान लगाए। तब तक ये छोटे छोटे प्रश्न करने हैं और इस पार्ट को पूरा पढ़ना है। अब देखो, अब बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि पहले बोर्ड पे ना सारी चीज़ें आपको बताई नहीं जाती थी। अब पूरा पार्ट हमारे पास है, तो एक एक लाइन मैं जैसे जैसे यहाँ बोलता जाऊँ, आप किताब में से यहाँ मोबाइल में सुनते रहना, और अपनी किताब है ना, उस किताब में से साथ साथ में लाइन में पढ़ते रहना, ताकि आपको और किताब में निशान लगाते रहना, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। तब ये भी है। तो ये दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया? पूरा हो गया। कल इसके जो प्रश्न उत्तर रहते हैं वो करेंगे।